Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो आपकी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल बॉडीज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं और कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या आप उन बॉडीज़ को लेकर अवेयर हैं, उनकी फुल फॉर्म्स, उनके चेयरमैन और वो क्या काम कर रही हैं, बेसिकली उनके ऑब्जेक्टिव्स या एम क्या हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। और जो बॉडीज़ मैंने ली हैं आज वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार उनके नाम देख लेते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हायर एजुकेशन का, और उसके साथ दो एक्रेडिटेशन की बॉडी जो आपकी नैक और एनबीए, ये दोनों बॉडीज जो हैं इनके बारे में जानकारी लेंगे कि ये क्या है। और एक जो लास्ट पे मैंने सेगमेंट ऐड किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 बार से एग्जामिनर आपसे यही पूछ रहा है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। तो ये क्या बॉडी है और क्या फंक्शन करती है और इसका क्या बैकग्राउंड है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जैसे मैंने बोला यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, पहली गलती जो बच्चे करते हैं, अगर बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाता है जो कि आजकल आ रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई बार बिल्कुल इजी बेसिक क्वेश्चन और कई बार बहुत डिफिकल्ट। तो अगर आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं तो कई बार बच्चे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सिली मिस्टेक कर देते हैं। याद रखिएगा ये ग्रांट नहीं है, इट्स ग्रांट्स, तो इस एस को भूलें नहीं, इट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब ये जो बॉडी है ये करंटली क्या फंक्शन कर रही है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी आपको कि ये यूजीसी अपने करंट फॉर्म में कैसे आया, इवॉल्व होके कहाँ से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और फाइनली जो आज ये बॉडी हमारी मेन बॉडी है हायर एजुकेशन की, वो फंक्शन कर रही है, वो कैसे फॉर्म हुई, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। तो देखो बेटा, 1945, ये हिस्ट्री आपको याद नहीं करनी है, बस एक बार हम क्विकली डिस्कस करेंगे कि कहाँ से ये बात शुरू हुई। तो 1945 में यूजीसी जो है उसको फॉर्म किया गया और उसे 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उस टाइम पे 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली, यानी कि एएमयू, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये बात कर रहे हैं। तो इन 3 यूनिवर्सिटीज़ की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी उनका काम संभालने को ये बॉडी जो है इसको शुरू में बनाया गया, किस साल में, 1945 में। उसके बाद क्या हुआ, 1947 में 2 साल के बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया गया और बोला अब आप सिर्फ इन 3 यूनिवर्सिटीज़ को लुक आफ्टर नहीं करेंगे, आप सारी ही इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसको लुक आफ्टर करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस साल हमने इंडिपेंडेंस ली देखिए उस साल ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड किया गया। अगले सिनेरियो में क्या होता है, देखो 1948, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने कमिटीज़ आपको पढ़ाई थी कि इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली बाद जो कमेटी बनी उसका नाम था राधा कृष्णन कमीशन और उसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। और वही पहली ऐसा कमीशन था जिसमें पहली बार यूजीसी को एस्टैब्लिश करने की बात बोली गई, ये सजेशन जो था ये पहली बार बोला गया। तो ये क्वेश्चन मैंने वहाँ भी आपसे बोला था और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसको रिलेट कर पाएंगे कि साल वही है 1948। और देखिए मैंने क्या लिखा है, सजेस्टेड एग्जिस्टिंग यूईसी, तब इसका नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो है इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में या कमेटी में। उसके बाद देखो 1952 में क्या होता है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि सारी ही यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें दिए जाने वाली ग्रांट्स क्या हैं, ये फंड्स हैं, फिनेंशियल हेल्प है, जो ये कौन करेगा, ये यूजीसी करेगा। 1952 में गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, 1953, अनदर इम्पॉर्टेंट ईयर, 1953, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो उस टाइम हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। तो अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, इफ द एग्जामिनर आस्क यू द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट,
किस साल इसकी स्थापना हुई, किसकी, यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना किस साल हुई, तो आपका आंसर होगा 1953। प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिए और मार्क कर लीजिए इसको। एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1953। किन्होंने इनको इनॉग्रेट किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। उसके बाद देखो क्या हुआ, अनदर इंपॉर्टेंट ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहले वाली बात तो सिर्फ मैंने आपको बैकग्राउंड देने के लिए बताई है, और ये दोनों बातें एक्चुअल में आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि यूजीसी बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी, संवैधानिक बॉडी, जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया उसके तहत ये एक संवैधानिक बॉडी जो बनी, स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, ये किस साल में बनी, 1956। अनदर इंपॉर्टेंट ईयर, प्लीज मार्क। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए कि ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट वाज 1953 एंड स्टैट्यूटरी बॉडी, संवैधानिक बॉडी जो है वो कब बनी, 1956। तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, स्टेटस देखते हैं इसका। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और फर्स्ट चेयर पर्सन, अनदर इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद होना चाहिए, डॉक्टर एस भटनागर, शांत स्वरूप भटनागर जो थे वो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और जो इसके बाद वाली इंफॉर्मेशन है वो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जो बच्चे जून के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर दिसंबर के एग्जाम के लिए, वो अगले 6 महीने तक जो नाम ना भूलें वो है इनके करंट चेयरपर्सन, यानी कि यूजीसी के जो करंट चेयरपर्सन है उनका नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और वो है प्रोफेसर डीपी सिंह, प्रोफेसर डीपी सिंह धीरेन्द्र पाल सिंह, जो क्या थे, नैक के डायरेक्टर थे। ही वाज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नैक। नैक क्या है, नेशनल एक्रेडिटेशन एंड नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है, जिसको हम अगली कुछ स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो जो नैक बॉडी है जो मान्यता प्रदान करती है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस के, उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट जो डीपी सिंह थे वो अब करंट चेयरमैन है यूजीसी के, प्रोफेसर डीपी सिंह धीरेन्द्र पाल सिंह। मोटो देख लेते हैं इसका क्या है, ज्ञान विज्ञान विविधते। ये आप याद कर लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन फॉर्म हो जाए कि यूजीसी का मोटो क्या है। आगे देखते हैं, देखिए लोगो दिख रहा है स्लाइड के ऊपर राइट साइड में, इसका लोगो है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसके रीजनल सेंटर्स कितने हैं, तो इसके रीजनल सेंटर्स हैं पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल, गुवाहाटी और बैंगलोर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूजीसी के कितने सेंटर्स हैं और क्वेश्चन में आपको 4, 5, 6, 7 देता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 6। यूजीसी के 6 रीजनल सेंटर्स हैं। इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको हम अच्छे से याद करेंगे। एक बार मैप पे मैं आपके लिए वेगली इसको बना देती हूँ सो दैट यू रिमेंबर। ड्राइंग नहीं देखेंगे अभी हम कैसी आ रही है, जस्ट मार्क द प्लेसेस सो दैट यू रिमेंबर। देखते हैं अगर हम किसी चीज़ को तो वो माइंड में रह जाती है। तो पुणे इसका एक सेंटर है यहाँ पर, ये मान लीजिए। कैलकाटा इसका दूसरा सेंटर है, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल, गुवाहाटी एंड बैंगलोर। ठीक है, तो ये इसके 6 सेंटर्स हैं। ये ड्राइंग मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको अच्छे से इनके नाम याद आ जाए। ऑप्शन में पूछ सकता है 4 नाम कौन से, और दे दिया पुणे, कोलकाता, हैदराबाद और दिल्ली, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं है ये, या फिर बोल दिया इंदौर, तो इंदौर नहीं है। ये 6 इसके रीजनल सेंटर हैं। एक और चीज़ जो यूजीसी कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए करता है, वो इसमें दिल्ली भी डाल देता है, क्योंकि दिल्ली यूजीसी का हेडक्वार्टर्स है, रीजनल सेंटर नहीं है। तो अगर ऑप्शन में आपको देता है 4, 5, 3 और 6, बताइए, यू हैव टू टेल हाउ मेनी रीजनल सेंटर्स ऑफ यूजीसी आर देयर। और अगर ये ऑप्शन देता है 4 तो आपका आंसर होगा 6, और अगर वो ऑप्शंस में दे देता है 4, 5, 7 और 3 तो आपका आंसर होगा 7, मतलब कि उसने इसमें यूजीसी में दिल्ली वाला जो हेडक्वार्टर है उसको भी इंक्लूड कर लिया है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो ये 6 और 7 साथ में नहीं देगा। अगर दे दिए रेयर केस में तो 6 ही उसका आंसर होगा, बिकॉज इसके रीजनल सेंटर 6 ही हैं, जैसा कि मैं आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और जो दिल्ली वाला सेंटर है वो इसका हेड ऑफिस है। चलिए आगे देख लेते हैं। वन ऑफिस एट साउथ कैंपस ऑफ दिल्ली, अनदर इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वन ऑफिस एट साउथ कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विच डील स्पेसिफिकली विद द यूजीसी नेट एग्जाम। एक इसका ऑफिस जो है वो साउथ कैंपस में भी है, जो यूजीसी नेट के एग्जाम से डील करता है। और इंफॉर्मेशन है कि जो एग्जाम है एनटीए, इसको एनटीए ने कंडक्ट करना स्टार्ट किया है 2018 से। याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है आप लोगों के लिए कि पहले यूजीसी कंडक्ट कराता था, नाउ एनटीए कंडक्ट्स दिस एग्जाम।
फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस पास्ट में भी फ्रेम हुए हैं और अब भी ये उसका फेवरेट टॉपिक है। एक आपको ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शंस को 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन सा यूजीसी का फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शंस पे आने से पहले मैं आपको एक बेसिक बात यूजीसी के बारे में बता रही हूँ कि अगर इन दोनों सेंटेंस में से आपको कोई दिखता है तो वो इसका क्लोजेस्ट आंसर होगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा रेलिवेंट आंसर होगा बाकी 4 ऑप्शंस में से। कि जो यूजीसी है वो हमारी कंट्री की चीफ मेन और चीफ बॉडी है कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हाट, ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने वाली, कोऑर्डिनेट करने वाली और डिटरमिन करने वाली या लुक आफ्टर करने वाली जो मेजर बॉडी है हमारी कंट्री की वो यूजीसी है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी चीज, दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है यूजीसी का कि यूजीसी ग्रांट्स कमीशन, नाम में ही आ रहा है कि ये क्या कर रही है, ये ग्रांट्स प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी को। तो दूसरी चीज अगर लिखी जाती है कि इट रिकॉग्नाइजेस द यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइजेस द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करने का काम कि ये मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज हैं, ये ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज हैं, सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज हैं, ये कौन करता है, रेगुलेटरी बॉडी जो है ये यूजीसी है। पहली चीज रिकॉग्नाइजेस द यूनिवर्सिटीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स। अगर ये वर्ड आ जाते हैं तीनों तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन बन जाता है। और जो बहुत सारे और फंक्शंस हैं वो इस स्लाइड में ऑफ कोर्स हम देखेंगे, बट ये 2 चीजें आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि यूजीसी क्या करती है हमारे देश की, वो सबसे ज्यादा मेजर या चीफ रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स यानी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जिसमें पीजी, यूजी और रिसर्च प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का काम करती है और साथ ही यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करती है। और डिस्पर्समेंट ऑफ फंड्स, जो पैसे हैं उन्हें बांटना, फंड्स ग्रांट्स जो हैं उन्हें बांटने का काम भी यूजीसी करती है। तो ये इसके मेजर जो मैं कहूँगी इसको डिफाइन करते हैं ये तीनों सेंटेंस। अब देख लेते हैं हम कि और क्या लिखा है यहाँ पे। देखो रेगुलेटरी बॉडी, अब ये चीज आपको समझ आ गई ना तो आप सारे फंक्शंस को एलिमिनेट या उनको चूज कर सकते हैं कि ये इसके बारे में ही बात हो रही है। जो नई चीजें हैं वो भी हम इस स्लाइड में देख लेंगे। इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी दैट डिफाइंस नॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स। क्या नियम और कानून है, नॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो करने हैं हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट को, वो ये करता है। तो अगर क्वेश्चन में वर्ड आ जाता है रेगुलेशन, रेगुलेटरी बॉडी का काम करती है या नहीं, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि यूजीसी एक प्राइम चीफ रेगुलेटरी बॉडी है हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एडवाइजरी बॉडी फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडवाइजरी बॉडी का काम करती है। टाइम टू टाइम उन्हें बहुत सारे जो उनसे रिलेटेड मैटर्स हैं उनमें एडवाइज करती है, फिर वो चाहे पॉलिसी मेकिंग का हो, चाहे फंड डिस्पर्समेंट का हो, चाहे एक्रीडिएशन का हो, कोई भी ऐसा काम हो, ये एक एडवाइजरी बॉडी का काम करती है। तीसरा जो आपने बात की थी हमने, डिस्ट्रीब्यूट्स फंड्स फॉर ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप्स और ग्रांट्स इन दोनों को डिस्पर्स करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम यूजीसी करती है, हम बात कर चुके हैं। अब ये देखो, कोऑर्डिनेट्स, डिटरमिन्स एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज, वही जो मैंने आपको बात बताई थी यहीं पे वही लिखा हुआ है। एक्ट्स एज अ प्रमोशन काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। जो मेजर फंक्शन होते हैं वो हमें याद रहते हैं और सेकेंडरी फंक्शन हम कई बार भूल जाते हैं और एग्जामिनर क्वेश्चन में आपसे वही पूछ लेता है। तो याद रखिएगा यूजीसी एक प्रमोशन काउंसिल की तरह भी काम करती है, यानी चीज़ों को प्रमोट करती है। कौन सी चीज़ें, जो विमेन एंटरशिप प्रोग्राम्स हैं उनको, या फिर डिस्टेंस एजुकेशन। इसके साथ साथ ये भी आप लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्राम हैं या डिस्टेंस लर्निंग के जो प्रोग्राम है उन्हें भी ये प्रमोट करती है। और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो लेडीज का सेगमेंट है जो नए काम करना चाहता है, नया बिजनेस खोलना चाहता है, उनकी ट्रेनिंग, उनको फंड्स प्रोवाइड करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज देना, ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेल कराना, इन सारी चीजों में भी प्रमोशन का काम जो है वो यूजीसी करती है।
उसके बाद देखो, इट कांट सेट अप और डी रिकॉग्नाइज अ यूनिवर्सिटी, इट ओनली रेकमेंड्स द रिक्वायर्ड एक्शन। ये किसी भी यूनिवर्सिटी को सेटअप या डी रिकॉग्नाइज नहीं करती है, सिर्फ रेकमेंड करती है कि ये जो चेंजेस हैं ये आप इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड लास्ट इज इट हैज वेरियस IUCs, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, जो मेरा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स को एस्टैब्लिश करती है UGC के सेक्शन 12 जो था उसके अंतर्गत। IUCs क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताती हूँ। जस्ट अ मोमेंट। हमने जब UGC की हिस्ट्री पढ़ी तो हमने देखा कि 1945 में 3 कॉलेजेस की देख रेख करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया, और उसके बाद धीरे धीरे ये अपनी करंट फॉर्म में 1956 में आ गई जब ये एक संवैधानिक बॉडी बनी। इसके अलावा अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि जो ये UGC है ये किस इंस्टीट्यूट या किस ऑर्गेनाइजेशन को मॉडल करके, यानी कि उसको सोच कर उसकी कॉपी करके थोड़ा बहुत जो है या उससे प्रेरणा लेकर जो है इस यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया, तो आपका आंसर होगा यूके की जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी थी। ध्यान से देखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी, there was a similar body which was functioning in UK, उसको मॉडल करके हमारा जो करंट सिस्टम है, करंट स्ट्रक्चर है UK का, वो बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने देखा होगा ना कि हमने बहुत सारी चीज़ें संविधान की किसी ना किसी देश से जो है वो मॉडल की हैं, कि कुछ हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, कुछ UK से लिया है, कुछ US से लिया है। उसी तरीके से जो UGC को लिया गया है वो कहाँ के मॉडल से लिया गया है, UK के। तो एक ये इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि किस तरह की यूनिवर्सिटीज, विच ऑल यूनिवर्सिटीज कम अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ UGC, तो आपका आंसर होगा जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, और जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इन सब की देखरेख जो है वो कौन करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम IUC सेंटर पे बात करते हैं कि ये क्या चीज है। IUC सेंटर इंपॉर्टेंट। IUC सेंटर्स क्या होते हैं बेटा, क्योंकि हमारा ओवरऑल एम क्या है, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना क्वालिटेटिवली, है ना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो जो कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे क्या है, उनका मकसद अनकन्वेंशनल चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए कोई एरोनॉटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें या एरो साइंस से, जिसमें कि आपको स्पेस से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में आप कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, और आपको ऐसा इक्विपमेंट या ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऐसी फैसिलिटीज़ चाहिए जिससे कि आप बच्चों को वर्चुअली वो सारी चीज़ें समझा पाएँ, पहला एग्जाम्पल। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप बहुत बड़े लेवल पे क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे देश भर की यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी लाइब्रेरीज को कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो, सारे रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, बच्चे, टीचर्स, एजुकेशन के फोरम्स जो है वो कॉमनली चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ। तो इस तरह के जो बड़े बड़े चीज़ें हैं, इनको करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे स्टेट ऑफ आर्ट यानी कि खास, जिन्हें कहते हैं एक्सक्लूसिव जो है वो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ऐसे रिसर्च से जुड़ी हुई फैकल्टी की या ऐसे रिसर्च इनोवेशंस की ज़रूरत है। तो ये सारी ही चीज़ें अवेलेबल कराना, जनरली क्या होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके पास इतना फंड नहीं होता है कि वो इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाएँ या इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। तो जो इस तरह के बड़े काम करने वाले, न्यूक्लियर साइंस हो गया, एरोफिजिक्स हो गया, कोई सेंट्रलाइज लाइब्रेरी सिस्टम हो गया, या कोई कल्चरल एसोसिएशन होगी जिसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, इस तरह की चीज़ों को डिलीवर करने के लिए जो मदद करती है UGC, उस मदद के लिए उसने ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स जो हैं वो एस्टैब्लिश किए हैं। देख लेते हैं एक बार। UGC established autonomous inter university centers within the university system under clause 129 CCC of UGC Act। उसने ऐसे सेंटर्स की स्थापना की है, क्योंकि ये देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू प्रोवाइड कॉमन एडवांस सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी for universities which are able to invest heavily in infrastructure। ऐसी joint facilities उन्हें available कराना
कैसी यूनिवर्सिटीज़ को, जिनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवीली इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा क्या है, टू प्ले द वाइटल रोल इन ऑफरिंग द बेस्ट एक्सपर्टीज इन ईच फील्ड टू टीचर एंड रिसर्चर, रिसर्च की फील्ड में। इसके अलावा देखो क्या है, स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट एंड एक्सीलेंट लाइब्रेरीज, जिनका स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर कर पाए, उन्हें बीट कर पाए। तो इस तरह की फैसिलिटीज, क्योंकि ग्रांट्स डिस्पोज करने का काम करती है, तो इस तरह की फैसिलिटीज के लिए जो कि ये करने का दावा कर रही हैं, उनको हेल्प करने के लिए आईयूसी सेंटर्स जो हैं वो यूजीसी ने एस्टैब्लिश किए हैं। और उनके एग्जाम्पल, ऐसे कुछ सेंटर्स हैं हमारे इंडिया में, 5 या 6, उनके नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा आईयूसी सेंटर है या नहीं है। तो देख लेते हैं। देखो, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर, ये पहला ऐसा सेंटर था, दिस वाज द फर्स्ट आईयूसी इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर विच वाज इन न्यू दिल्ली। सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, एक बार नाम देख लो जल्दी से। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे। कैन यू मेक आउट कि जो इंस्टीट्यूट है ये किस तरह की जो एजुकेशन है या किस तरह का प्रोग्राम है वो ऑफर कर रहे हैं? इज इट अ नॉर्मल मास्टर्स प्रोग्राम? नो, ये क्या कर रहा है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर जो है वो प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है, और उससे जुड़े हुए रिसर्च और इनोवेशंस हैं वो कर रहा है। तो उसको क्या चाहिए होगा, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके लिए ये एक अगला आईयूसी सेंटर है और पुणे में है, और इसको एस्टैब्लिश किया गया है यूजीसी के द्वारा। अगला देखो, यूजीसी डीएई कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अगेन साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, और कहाँ पर है, इंदौर में। जगह आप याद कर लीजिए और नाम, इतना बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेबनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप कई बार टीचिंग एप्टीट्यूड आईसीटी में मुझसे बार बार सुनेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता, अभी के लिए ब्रीफली इतना जान लीजिए कि ये इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इट इज अ पोर्टल, इट्स अ प्लेटफॉर्म, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, जो कि अहमदाबाद में, सॉरी ये अहमदाबाद में नहीं, इट इज इन गांधीनगर प्रिसाइसली, गांधीनगर में है ये। और ये क्या है हमारा, ये एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड जॉइंट प्लेटफॉर्म है जिसने कि पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटीज और हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस की लाइब्रेरीज को कनेक्ट किया हुआ है, टेक्नोलॉजी से इक्विप करने के साथ साथ इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयरिंग जो है इसका पर्पज है। तो वहां जाके आप कोई भी रिसर्चर, कोई भी साइटेशन, कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी टॉपिक है, उससे आप कनेक्ट रहते हैं, आप उसको एसेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इन्फ्लेबनेट जो है वो भी एक आईयूसी सेंटर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फ्लेबनेट आइसोलेशन में आपसे कई बार पूछा जाएगा तो आप आंसर कर दोगे, लेकिन आईयूसी सेंटर है या नहीं तो ये आपको पता होना चाहिए दैट इट इज वन ऑफ द आईयूसी सेंटर्स। अगला, सीईसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, अगेन न्यू दिल्ली में एक और बॉडी है जो इसके अंदर आती है। नैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक इन्फ्लेबनेट। अगला क्वेश्चन जो नैक पे हो सकता है वो ये है कि नैक से जुड़ी हुई चीजें तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन नैक भी एक आईयूसी सेंटर है। क्यों? क्योंकि देखो वो क्या कर रहा है, नेशनली, सेंट्रली, जॉइंटली सारे इंस्टीट्यूशंस को असेस करके उन्हें मान्यता दे रहा है। इट्स अ ह्यूज वर्क एंड इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रांट, फाइनेंस एंड अदर थिंग्स। तो उन सब चीज़ों के लिए इसको कंसिडर किया गया कि ये आईयूसी सेंटर है एक, और इसको स्टैब्लिश किया गया अंडर दीज 6 सेंटर्स। तो नैक क्या है, आईयूसी एक सेंटर है, तो ये पता होना चाहिए। तो ये 6 सेंटर्स आपके लिए, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, एनबीए शॉर्ट में इसको बोला जाता है। अगला हमारा जो इंस्टीट्यूट हमें पढ़ना है आज, दैट इज बॉडी पढ़नी है, दैट इज एनबीए विच इज नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। ये क्या करता है जी, NBA was initially established by AICT, पहला important चीज, इसको AICT ने ईयर 1994 में एस्टैब्लिश किया था। जनरली किया था एस्टैब्लिश इवैल्यूएशन ऑफ ऑल टेक्निकल एजुकेशन एंड प्रोग्राम, जितने भी टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग के हैं, फार्मेसी के हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हैं, इन सारे ही प्रोग्राम्स को की क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अगर मैं इसको बोलूं कि टेक्निकल प्रोग्राम्स में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, द वर्ड यूज्ड इज स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जिनको किसी भी तरीके से ये बॉडी जो है वो अफेक्ट कर रही होती है, जो उसके हिस्सेदार होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेक होल्डर। अब उनको क्वालिटी की टर्म में अश्योरेंस देना, क्वालिटी की टर्म में अश्योरेंस
उनको ये गारंटी देना कि जो प्रोग्राम आपको ऑफर हो रहा है वो क्या है, क्वालिटी के कंटेक्स्ट में एकदम परफेक्ट है, अश्योर्ड रह सकते हैं आप उसकी क्वालिटी को लेकर जो कि ये इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्या, कोई भी प्रोग्राम, चाहे इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, फार्मेसी का है, किसी भी चीज़ का, तो वो जो टेक्निकल प्रोग्राम्स के डिलीवर होने में उस इंस्टीट्यूट का जो क्वालिटी एस्पेक्ट है उसको चेक करने के लिए ये एनबीए को एस्टैब्लिश किया गया था। और जो स्टेक होल्डर्स थे क्वालिटी को लेकर वो सारे ही एजुकेटर्स, रिसर्चर्स, इनफैक्ट टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, जितने भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, उन सबको ये शांति रहे या उन सबको ये अश्योरेंस रहे कि जो प्रोग्राम हमें डिलीवर हो रहा है इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से वो क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, प्रॉपरली सर्टिफाइड प्रोग्राम है। इसके लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया 1994 में AICTE द्वारा, पहली चीज़। उसके बाद क्या हुआ, ये अपनी करंट फॉर्म में, यानी कि अब ये ऑटोनॉमस बॉडी, स्वयं चालित जो बॉडीज होती हैं उसमें कन्वर्ट हुआ। साल है 7 जनवरी 2010। तो आपसे अगर पूछता है ऑटोनॉमस बॉडी एनबीए कब बना, तो आपका आंसर होगा 2010। और अगर फॉर्म पूछता है वही इनिशियली एस्टैब्लिश कब हुआ, तो क्या होगा 1994। आगे देखते हैं। इसके करंट चेयरपर्सन डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद है, मैंने लिखा है आपके लिए, आप नोट कर सकते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो वही, अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन, स्पेशली ऑफ द प्रोग्राम्स इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स, मेडिसिन को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, इंजीनियरिंग को लेकर, फार्मेसी को लेकर, बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, होटल इंडस्ट्री को लेकर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लेकर, इन सारे ही इंडस्ट्रीज को लेकर जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको क्या करता है, ये मान्यता प्रदान करता है, एक्रेडिट करता है। अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज और डे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस और प्रोग्राम्स, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पास की अथॉरिटी है कि अगर इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो इंस्टीट्यूट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ये बॉडी क्या कर सकती है, उसे डी रिकॉग्नाइज कर सकती है। वहीं अगर कोई इंस्टीट्यूशन इसके पैरामीटर्स के हिसाब से जो है वो क्वालिफाई कर रहा है तो उसे रिकॉग्नाइज करने का काम भी ये कर सकती है। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्रेडिटेशन का जो प्रोसेस है, मान्यता का जो प्रोसेस है, इट इज नॉट लिंक्ड विद द फंडिंग, इट इज नॉट एट ऑल लिंक्ड विद द फंडिंग। फंडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना उन सारे स्टैंडर्ड से है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रोग्राम को लेकर, किस कंटेक्स्ट में, करिकुलम को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, रिसर्च फैसिलिटी को लेकर, असेसमेंट को लेकर, और ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं एकेडमिशियंस और बच्चों को जिसमें कि वो परफॉर्म कर पाएँ, पीरियोडिकल असेसमेंट्स हो रहे हैं आपके, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा कि आपको मान्यता दी जाएगी या नहीं। फंडिंग को लेकर उससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। NBA conducts periodic evaluation of technical institutions according to specified norms and protocols established by AICTE। जैसे ही क्वेश्चन आता है NBA का और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किसके प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है, किसने इसको एस्टैब्लिश किया, तो आपका जवाब होगा AICTE। Why? Because AICTE is the All India Council of Technical Education. It is already a body which look after the technical education institutions। और अगर technical education के इंस्टीट्यूशंस को कोई बॉडी देख रही है ऑलरेडी तो उनको मान्यता दी जाएगी या नहीं जाएगी उससे उसका सीधा रिलेशन होगा। यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज एंड रिसर्च, ऐसी बॉडीज का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ऑप्शन सीधे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एनबीए का जो जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसका रेलेवेंस जो होगा, उसको जो एसोसिएट किया जाएगा, दैट शुड बी विद AICTE। आगे चलते हैं। NAAC, ये देखिए लोगो आप देख रहे हैं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। सबसे पहली चीज बच्चे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर NAAC की ही फुल फॉर्म पूछ लेता है और आपको कॉन्फिडेंस में लगता है कि आपको याद है, तो जब 4 ऑप्शन देते हैं तो वो असेसमेंट को इधर, एक्रेडिटेशन को इधर, कुछ और करके भी आपको कंफ्यूज करता है। तो इसको पहले अच्छे से याद कीजिए। मान लीजिए आपने किसी इंस्टीट्यूट को मान्यता प्रदान करनी है, तो क्या आप पहले मान्यता दोगे और बाद में असेसमेंट करोगे? नहीं। तो आप क्या करोगे, आप पहले उसे इवैल्यूएट करोगे सर्टेन पैरामीटर्स पे। तो इसीलिए असेसमेंट वर्ड हमेशा पहले आएगा और मान्यता जो एक्रेडिटेशन है वो हमेशा बाद में आएगा। इस तरह से आप इसकी फुल फॉर्म को याद कर सकते हैं एग्जाम तक के लिए कि पहले असेसमेंट फॉलोड बाय मान्यता और एक्रेडिटेशन जो भी है। तो ये इसकी फुल फॉर्म, पहली चीज। दूसरी चीज से जो सीधा क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है, अब तक हम जितनी भी बॉडीज पढ़ रहे हैं आपने देखा होगा ज्यादातर बॉडीज के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो दिल्ली में हैं।
ऑन द कॉन्ट्ररी नैक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, बैंगलोर। प्लीज रिमेंबर एंड राइट इट डाउन केयरफुली समवेयर, नैक का जो हेडक्वार्टर है इट इज इन बैंगलोर। सो इफ ही गिव्स यू 4 ऑप्शन और बोलता है कि इन बॉडीज में से किसका हेड ऑफिस दिल्ली में नहीं है, तो आपको याद रहना चाहिए कि वो नैक की बात हो रही है। नैक को लेकर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वहां एआईसीटी मैंने आपको बताया, यहाँ देखो क्या है, यूजीसी। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय यूजीसी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई 1986। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने कैटेगोरिकली उसमें एनपीई जो पढ़ाया था तो लास्ट पॉइंट में लिखाया था कि नैक जैसी बॉडी जो कि हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को असेस करे, उसको मान्यता प्रदान की, उसका सजेशन एनपीई 1986 में दिया गया। किस सरकार में, राजीव गांधी जी की सरकार में। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, एनपीई 1986 में इसको सजेस्ट किया, क्वेश्चन बन सकता है। Current chairman इसके डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान है, डॉक्टर वीएस चौहान, and it's an autonomous institution whose prime agenda is to assess and accredit institutions of higher learning। इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है टेक्निकल प्रोफेशनल का, सभी हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस को ये देता है। इसीलिए जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का नाम पढ़ते हैं तो ऊपर आप ले दिखते हैं कि यूजीसी ने इसको एक्रेडिट किया है, यानी नैक ने किया है, एनबीए ने किया है, वो सारी चीजें ऊपर लिखी होती हैं ब्रैकेट में, तो ये पता चलता है कि इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड है या नहीं है, मान्यता इसको मिली हुई है या नहीं है। It regularly publishes manuals and promotion materials for assessment and accreditation। Another important point, जब 4 objectives देगा assessment और evaluation को लेकर वो आपको याद रहेंगे, लेकिन publishes manuals and promotion material for assessment, it also indulges in publication of manuals and promotion materials। तो ये भी एक इसका important objective है। And last is it's a methodology of evaluation where self-appraisal by university itself and performance assessment is done through an education committee। ये जो institutions हैं उन्हें जिसे बोलते हैं आप रेगुलरली उनको ये इंस्ट्रक्शंस देता है या उनको ये फैसिलिटेट करता है कि आप अपने लेवल पे भी इन पैरामीटर्स पे अपने आप को रेगुलरली असेस करते रहेंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे, और क्या करेंगे, आप स्टिमुलेट करेंगे, आई राइट हियर, आप स्टिमुलेट करेंगे ऐसा एकेडमिक एटमॉस्फेयर अपने इंस्टीट्यूशन में जिसमें कि क्या हो, रिसर्च को है उसको बढ़ावा दिया जाए, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए, अच्छे कोर्सेज डिलीवर कराए जाए, डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं उससे रिलेटेड वो कराए जाए। इसके अलावा क्या किया जाए, और कोलैबोरेशन हो, आप कोलैबोरेट करें और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। इसीलिए आपने देखा है ऐसे जॉइंट सेमिनार्स, जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कराते रहते हैं, जहाँ पे क्या हो, एक्सपोजर हो, आप और इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके बच्चों के साथ या एकेडमिशियन के साथ आपका जॉइंट कोई फोरम के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस या प्रेजेंटेशन हो, जहाँ पे आप शेयरिंग कर सकें इन्फॉर्मेशन की और देख सकें कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं और कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कराना भी जो है वो नैक जो है वो इंश्योर करता है कि जो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन है वो इस तरह की चीजें प्रैक्टिस में लाएं, जिससे कि क्या हो, वो खुद को भी असेस करें और इम्प्रूव करें, और उसके बाद हम तो करेंगे, जो एक्सपर्ट कमेटी इनकी है वो तो करेगी ही करेगी। तो ये सारे जो काम हैं ये नैक के हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब देखो इसका एक थोड़ी सी मैंने ब्रीफ अप्रोच दिखाई है, हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछता है बट फिर भी, कि कैसे एक्रेडिट किया जाता है, असेस किया जाता है इंस्टीट्यूट्स को। 2 स्टेप अप्रोच है बेटा। पहला मतलब है, फर्स्टली द इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू सीक द IEQA which is institutional eligibility for quality assessment। पहले क्या करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस को क्या करना होता है, अपनी क्वालिटी असेसमेंट के लिए उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आपके यहाँ से जो 2 कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन के वो आपके यहाँ से पास आउट हो चुके हों, तब आप उसके अंदर आते हो कि आपको असेस किया जाएगा। और दूसरा क्या है, उसके बाद आपको जो है वो ABCD इंस्टीट्यूट जो है उसका जो आपको कैटेगरी है वो आपको दी जाती है। और देखो क्या है, 2 काउंसिल्स, जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये 2 इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट है, जनरल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जनरल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो आपके करंट यूजीसी के चेयरपर्सन होते हैं वही होते हैं, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो आपकी अनदर बॉडी जो इसको फंक्शन करने में हेल्प करती है, उसके जो हेड होते हैं वो कोई भी ग्रुप ऑफ एमिनेंट एकेडमिशियंस, जो अच्छे एकेडमिशियंस होते हैं वो उसको चेयर करते हैं, उसको लीड करते हैं। 2013 के बाद, उससे पहले क्या था, ये ऑप्शनल था,
आपको नैक के द्वारा असेसमेंट कराना या मान्यता देना ऑप्शनल था। 2013 के बाद से जो नैक है वो कंपलसरी हो गया है। नाउ इट इज कंपलसरी फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग कि आप नैक के थ्रू अपना असेसमेंट और एक्रीडिटेशन करवाएं। ठीक है, इसका 7 पॉइंट क्राइटेरिया जिस पे ये असेस करते हैं उनके नाम एक बार देख लेते हैं क्या है। करिकुलम को लेकर जैसे हमेशा बात होती है, आप कौन सा करिकुलम, कैसा करिकुलम ऑफर कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में, आपके टीचिंग लर्निंग के इवैल्यूएशन का क्या तरीका है, रिसर्च को लेकर आपकी क्या फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो आपके कैसे हैं, गवर्नेंस को लेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, आप कितने वैल्यू ड्रिवन इंस्टीट्यूट हैं वो चेक होता है, और उसके अलावा आप कितने स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो ये 5-6 क्राइटेरिया हैं, 7 इनफैक्ट नैक के, जिसके बेसिस पे वो आपको असेस करता है किसी भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट को। इम्पॉर्टेंट आज का लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट 2 बार से कोई ना कोई सेट में जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU क्या है ये अब हम डिस्कस करेंगे। लोगो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसकी भी एक हिस्ट्री है। AIU को पहले इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के नाम से एस्टैब्लिश किया गया था 1925 में। ओवरऑल नटशेल में अगर मैं बोलूं तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बोलूं या इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो पहले एस्टैब्लिश हुआ था 1925 में, मेन मकसद क्या था कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं हायर एजुकेशन की उनको कनेक्ट किया जाए, एक ऐसा कॉमन बॉडी हो जिससे कि क्या हो, ये सारी यूनिवर्सिटीज आपस में इंटरकनेक्टेड हो और इनमें होने वाली कल्चरल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, रिसर्च, इनोवेशन, इन सब की एक्टिविटीज को एक जॉइंट प्लेटफॉर्म मिल सके। तो उसके लिए इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था IUB को 1925 में, और उसके बाद देखो 1973 में इसका नाम बदल के AIU कर दिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कर दिया। और इसका पर्पस क्या है देखो भाई, टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म थ्रू अ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी। सो दिस AIU is the centralized common body of India which look afters which act as a कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द नेशन। पूरे कंट्री की यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है और करता क्या है, इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज द यूनिवर्सिटीज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज एक्टिविटीज। कैसी यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज जैसे कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोऑपरेशन इंक्रीज करना एजुकेशन के फील्ड में, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड अलाइड और रिलेटेड एरियाज। आप देखते हैं ऐसे कई सारे जॉइंट प्रोग्राम्स होते हैं किसी भी एजुकेशनल टॉपिक के ऊपर, जैसे मान लीजिए एनर्जी कंजर्वेशन है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या फिर कोई और कल्चरल लैंग्वेज प्रिजर्वेशन को लेकर प्रोग्राम्स है। तो क्या होता है, जॉइंट प्रोग्राम्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज से एंट्रीज मांगी जाती हैं और किसी एक जगह पे वो प्रोग्राम कंडक्ट होता है जिसमें सभी लोग पार्ट लेते हैं, वहाँ पे उनका एक्सपोजर और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है। तो इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए कोई गवर्निंग बॉडी होगी और वो है हमारी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। नाम पूछते हैं कि पहले क्या था, तो IUB था, अभी क्या है, AIU है। करता क्या है, कॉमन प्लेटफॉर्म है सारी यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए, उनकी शेयरिंग और कॉमन प्लेटफॉर्म देता है उन चीज़ों को करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। थोड़ा सा और देखते हैं, देखो इसके प्रोग्राम्स और इसके अंदर आने वाली यूनिवर्सिटीज को 2 पार्ट में बाइफरकेट किया है इन्होंने। पहले मेंबर्स जो AIU की हैं वो कैसी यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमारी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में, कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज जो नॉर्मल प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, बैचलर और UG और PG प्रोग्राम्स। इसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटीज भी AIU का पार्ट है। फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको कि डीम्ड का स्टेटस अभी मिला नहीं है लेकिन मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम में, प्रपोजल चल रहा है, वो भी इसका पार्ट है। सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट तो हैं ही, इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे IISc बैंगलोर है, तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी इसका पार्ट है। और ये सब आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, किस वो कोई जो एक बॉडी है जो इन्हें गवर्न करती है वो है AIU। इसके अलावा ये देखिए अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पूछता है क्या बाहर की यूनिवर्सिटीज भी इसका पार्ट है, तो बिल्कुल सही, इसका आंसर देखो क्या है,
In addition to Indian universities, 13 institutes or universities from Bangladesh, Bhutan, Republic of Kazakhstan, Malaysia, Mauritius, Nepal, Thailand और UAE और UK इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। तो अगर इन कंट्रीज में भी यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई प्रोग्राम होता है तो क्या होता है, इंटर स्टूडेंट एक्टिविटीज, इंटर स्टूडेंट इंटर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जिसका पर्पस अगेन एक्सपोजर एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कल्चरल रिसोर्सेज की शेयरिंग हो, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो, ये सारी ही चीजें इसके अंडर की जाती हैं। आगे चलते हैं। ये देखो 3 और इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये कहाँ पर है, दिल्ली में है AIU। और दूसरा क्या करता है, इट इवेलुएट्स द कोर्सेज, सिलेबस, स्टैंडर्ड्स एंड क्रेडिट्स ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज अब्रॉड एंड इक्वेट्स देम इन द रिलेशन टू वेरियस कोर्सेज ऑफर्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। बाहर के सिलेबस, बाहर के कंटेंट, बाहर के कोर्सेज, बाहर की स्टैंडर्ड्स को अपने इंडियन यूनिवर्सिटीज के कंटेक्स्ट में इवेलुएट करना, मेजर करना भी इसका एक काम है। और दूसरा, इट इज मेनली कंसर्न्ड विद द recognitions of degree and diploma awarded by the universities in India which are recognized by UGC। तो AIU क्या कर रहा है, UGC को हेल्प कर रहा है रिकॉग्निशन ऑफ डिग्रीज एंड डिप्लोमाज में। तो अगर क्वेश्चन में चौथे ऑप्शन में देता है कि क्या AIU किसी तरह से UGC की हेल्प करता है, उसको एडवाइस करता है रिकॉग्निशन ऑफ डिग्रीज को लेकर, तो आपका आंसर होगा यस, डेफिनेटली इसका काम ये करना भी है। एक इसका विजन स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर आपके लिए कोट किया है, वही है इसका विजन स्टेटमेंट सिंपल लैंग्वेज में। जितने भी प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज रन करती हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना इन सारी ही चीज़ों के ऊपर, वही बात है। इसको इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट इसके जो अभी हैं करंट, वो डॉक्टर MM सोलंकी हैं, ये नाम आप नोट कर सकते हैं। और लास्टली इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही आ सकते हैं आपसे, क्विकली हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं क्या क्या हैं जो हमने बात की हैं, क्या उनके अलावा भी कोई और ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो ये क्या करता है, इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है, ठीक है, फेयर इनफ। ये एक ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि कम्युनिकेशन का काम करता है, कम्युनिकेशन को एक दूसरे यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाता है, करेक्ट, हमने बात की है। वेरियस प्रोग्राम्स जो कि एग्जामिनेशन, रिसर्च, टेक्स्ट बुक्स, पब्लिकेशंस, लाइब्रेरीज हैं, उनके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने का काम करता है, उन्हें प्रमोट करता है। लाइजन वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइजन है ये यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। इसके अलावा स्टूडेंट मोबिलिटी एंड एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो होते हैं, वेरियस यूनिवर्सिटीज में आप प्रोग्राम करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए, शॉर्ट कोर्सेज के लिए जाते हैं, विजिट्स के लिए जाते हैं, तो उनको लुक आफ्टर करती है AIU। और इसके अलावा देखो क्या करता है, वही रिकॉग्निशन का काम करता है, फॉरेन जो डिप्लोमाज और डिग्रीज हैं इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटीज, उनमें UGC को हेल्प करता है। उसके अलावा क्या करता है, इट ऑर्गेनाइजेज एंड अंडरटेक्स कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड लेक्चर्स एंड रिसर्च ऑन वेरियस थीम्स पर्टेनिंग टू हायर एजुकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, हायर एजुकेशन के जुड़े हुए जो नए नए प्रॉब्लम्स हैं या नए ऐसे एरियाज हैं जिनको अटेंशन की जरूरत है, उन थीम्स रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनको कंडक्ट कराता है। और क्या करता है, इम्पॉर्टेंट, नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करता है यूनिवर्सिटीज के बीच में, स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। एंड टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद यूथ वेलफेयर, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सर्विस, कल्चरल प्रोग्राम्स, अडल्ट एजुकेशन, इन सारे ही लेवल्स के प्रोग्राम को जो है वो मेंटेन करता है। एंड फाइनली न्यूज लेटर्स का पब्लिकेशन, रिसर्च पेपर्स का और बुक्स का है, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो ये डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स है, मैंने आपको इसलिए बताया कि कोई भी वर्ड अगर आपसे इसमें से पूछ लिया जाता है तो उन ऑप्शंस में से आप मार्क कर पाएं या एलिमिनेट कर पाएं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए यही 4 बॉडीज थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, इन सब की बॉडीज के नाम, पुराने नाम, एस्टैब्लिशमेंट का ईयर, ये किस साल स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, और इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, चेयरपर्सन क्या है, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।